हेलो फ्रेंड्स। रिसेंटली ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 रिलीज किया गया था और उसमें इंडिया का जो रैंकिंग है बहुत ही अलार्मिंग है। इंडिया का सिचुएशन बहुत ही अलार्मिंग है। फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हम कुछ क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड या ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में इंडिया का रैंकिंग क्या है और किन पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए इस रिपोर्ट को बनाया जाता है। दूसरा है कि एक तरफ कहते हैं कि हम फूड सरप्लस नेशन हो गए हैं, तो हमारे जनता को हम क्यों नहीं खिला पा रहे हैं खाना, हमारी रैंकिंग इतना खराब क्यों है। तीसरे क्वेश्चन पे बात करेंगे फ्रेंड्स कि क्या बुलेट ट्रेन लाना इंडिया में, हम कहते हैं कि हम वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे बाय 2030, हम ये कहते हैं कि 2047 तक हम डेवलप्ड नेशन बन जाएंगे। आखिर कैसे, जब हमारा बच्चा सो रहा है, भूखा सो रहा है, तो कैसे आपको खुशी होगा कि हम विकसित भारत बन गए हैं? क्या वास्तव में आपको खुशी होगा? नहीं। आगे हम चर्चा करेंगे फ्रेंड्स की इसका इंप्लीकेशंस क्या है। अगर बच्चा अंडर नरिश्ड रह जाता है, माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है, तो उसका इंप्लीकेशंस क्या है। पांच और छठे क्वेश्चन में बात करेंगे फ्रेंड्स कि हम स्कीम्स पे, सब्सिडी पे करोड़ सा रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, तो फिर भी हमारा जनता, हमारा जो पॉपुलेशन है, हमारे बच्चे हैं, वो क्यों क्यों भूखे सो रहे हैं, हमारा रैंकिंग क्यों अलार्मिंग है। फ्रेंड्स, आइए चर्चा स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, रिसेंटली ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 रिलीज किया गया था। उसमें इंडिया का रैंकिंग है 105th है आउट ऑफ 127 कंट्रीज। 127 कंट्रीज में से इंडिया का जो रैंकिंग आया था 105th आया था। फ्रेंड्स, ये सोच के और भी हैरानी की बात हो जाती है कि क्योंकि हमारे ढेर सारे नेबरिंग कंट्रीज है, उनका रैंकिंग हमसे आगे आता है, जबकि लगभग हम दोनों एक ही समय पे आज़ाद हुए थे। हम सभी, हमारे नेबरिंग कंट्रीज और हम एक ही समय पर आज़ाद हुए थे। फ्रेंड्स, हम इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 बनाया गया है, वो किन पैरामीटर को ध्यान में रख के बनाया गया। फ्रेंड्स, ये 4 पैरामीटर को ध्यान में रख के बनाया जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट। ये पहला कंडीशन है कि चाइल्ड मॉर्टालिटी। चाइल्ड मॉर्टालिटी मतलब होता है कि अगर कोई बच्चा 5 साल की एज प्राप्त करने से पहले ही मर जाता है, तो उसको चाइल्ड मॉर्टालिटी में ले आते हैं। और इंडिया का चाइल्ड मॉर्टालिटी रेट अभी भी हाई है, आल्दो बहुत समय से कम हुआ है, लेकिन मॉर्टालिटी रेट हाई अभी भी। अंडर नरिशमेंट का मतलब होता है कि हम प्रॉपर उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि हम रैंकिंग में देखें कि रैंकिंग बताई गया है। उसके बाद से जो अगला क्वेश्चन है, अगला पैरामीटर है, उसमें है कि वेस्टिंग का मतलब होता है कि वेट बाई हाइट। बच्चे का वेट और हाइट का जो रेशियो है, अगर सर्टेन लेवल से कम है, तो ये भी एक पैरामीटर है, उसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जो बनाते हैं उसमें शामिल किया गया है। फिर चौथा पैरामीटर है कि चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब होता है कि हाइट बाई एज, उसका हाइट बाई एज कम है तो भी बच्चे भूख का शिकार हो जाते हैं। और एक पैरामीटर है इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 को बनाने में, इसको ध्यान में रखा गया है। फ्रेंड्स, हम आगे बात करेंगे कि हम एक तरफ कह रहे हैं कि हम फूड सरप्लस नेशन हो गए हैं, हमारा लगभग 75 ईयर्स हो गया है आज़ादी से, लेकिन फिर भी हम अपने बच्चों को खाना क्यों नहीं खिला पा रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि हमारे ढेर सारे खाना है, इसमें गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है, पब्लिक भी रिस्पॉन्सिबल है। हमारे ढेर सारे खाना, हम देखते हैं कि शादी में जाए तो खाना वेस्ट हो जा रहा है, होटल में खाना वेस्ट हो रहा है, कैंटीन में खाना वेस्ट हो रहा है, एवरीवेयर वी आर स्पेयरिंग दी फूड। जो जूठा फूड है छोड़ देते हैं, वो वेस्ट हो जाता है। अगर हम जूठा फूड को, हम फूड उतना ही लें जितना हम खा सकते हैं, तो डेफिनेटली हम ढेर सारे लोगों को खाना खिला सकते हैं। हमारा इससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन कम होगा। अगर आप फूड ज़्यादा यूज करते हैं और फेंक देते हैं उसको, तो डेफिनेटली मार्केट में डिमांड तो है, डिमांड की वजह से तो रेट ज़्यादा जा रहा है, रेट कम हो जाएगा। अगर फूड हम उतना ही खाते हैं जितना हमारी रिक्वायरमेंट है और वेस्टेज कम करते हैं, तो डेफिनेटली ये रीज़न है। गवर्नमेंट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें है, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ढेर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया हुआ है, जिससे क्या होता है ढेर सारा फूड तो हमारे खेत में ही सड़ जाते हैं, उनका प्रॉपर हैंडलिंग नहीं होता है, स्टोरेज नहीं होता है। तो और भी रीजन है इसके पीछे कि इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज नहीं है, इस का रीजन है। फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं हम कि क्या हम कहते हैं कि हम बुलेट ट्रेन बना लेंगे, हम बुलेट ट्रेन पर फोकस कर रहे हैं, 2047 तक हम डेवलप्ड नेशन हो जाएंगे, 2030 के आसपास हम कहते हैं कि हम वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे। क्या वास्तव में सिग्निफिकेंट रखता है? ये सिग्निफिकेंस है जब हमारा बच्चा, हमारा पब्लिक, हमारी जनता भूखा सो जाए? तो क्या वास्तव में इसका मीनिंग कोई है कि हमारा जनता का भूखा सो रहा है तो क्या करेंगे हम डेवलप्ड नेशन होके? हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ के भी क्या करेगा, जबकि 2-4 लोग जो टॉप वाले हैं वो पूरे वेल्थ पे कब्जा कर लें, हमारा पर कैपिटा इनकम तो बढ़ जाएगा, लेकिन नीचे वाले लोग को क्या फूड मिलेगा? नहीं मिलेगा। बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं है भारत में जरूरत है स्लीपर कोचेज बढ़ाने की, भारत में जरूरत है इसी कोचेज बढ़ाने की, बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं है। जो एबल हैं, जो जिनके पास वेल्थ है, वही बुलेट ट्रेन में ट्रेवल कर पाएंगे, बाकी का तो जनता जनरल डब्बे में घूम रही है। तो फ्रेंड्स, हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि पब्लिक को, बच्चों को खाना खिलाया जा सके। फ्रेंड्स, हम कहते हैं कि क्या महत्व रखता है ये
ये वास्तव में ये पॉलिसी, जब हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में हमारा रैंकिंग खराब है और बच्चा को खाना नहीं मिल रहा है, तो क्या है? हम जानते हैं कि जो असली वेल्थ है, रियल एसेट है, वो क्या, हेल्दी एंड एजुकेटेड पॉपुलेशन है। अगर वो बच्चा जो जो लोअर एज में ही, 5 साल की एज में ही अंडर नरिश्ड हो जाता है, स्टंटिंग हो जाता है, उनको वेस्टिंग हो जाता है, उसके बाद से क्या होता है कि ये सब चीज़ें जब हो जाता है तो क्या वास्तव में जाके वो परफॉर्म कर पाएगा? नहीं, वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उसका हाइट कम है, क्या अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएगा? डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या रहेगा इस कंट्री? कुछ नहीं रहेगा, वो एसेट नहीं हो पाएगा, वो एक्चुअली जो बीमार पीपल हैं वो लाइबिलिटी हैं कंट्रीज के लिए। तो कहीं ना कहीं ये लाइबिलिटी बढ़ा रहे हैं गवर्नमेंट का। फ्रेंड्स, हम एवरी ईयर क्या कर रहे हैं? करोड़ ऑफ रुपीज खर्च कर रहे हैं किस पे? स्कीम्स पे, सब्सिडीज दे रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं, स्कीम लाए हुए हैं हम, प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, पोषण अभियान, मिड डे मील स्कीम जो चल रहा था उसका भी नाम चेंज करके पोषण अभियान ले आया गया। फ्रेंड्स, क्या वास्तव में हम इस स्कीम और सब्सिडी के थ्रू जो हंगर है उसको कम करने की कोशिश कर पाए हैं? कि यूं ही बस नाम चेंज कर रहे हैं और बस दिए जा रहे हैं, उससे कुछ वास्तव में है? अगर रियल एस्टेट पे अगर वास्तव में कुछ होता तो हमारी रैंकिंग क्यों नहीं इंप्रूव होती? हमारा रैंकिंग 127 कंट्रीज में 105 रैंक आता है, तो हमको तो नहीं लगता ये कि वास्तव में ये इफेक्टिव रहा है। या तो ये रिपोर्ट गलत है, नहीं तो हमारा जो पॉलिसीज में फेलियर है, इम्प्लीमेंटेशन में फेलियर है। हमारे गांव में, हमारे कंट्रीज में, हमारे शहर में ढेर सारे लोग हैं जिनको जरूरत नहीं है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू फूड लेने का, अवेल कर रहे हैं वो। जो बिजनेस क्लासेस हैं उनका अपना इनकम तो दिखाते हैं जीरो, और जो जॉब वाले हैं उनका तो इनकम दिख जाता है गवर्नमेंट के पास में, इनका इतना इनकम है, इनको हटाओ, दूसरा रिगेट करो। तो टारगेटेड डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज की नेसेसरी है, इफेक्टिव पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है फ्रेंड्स। इसके जरिए हम अंडर नरिशमेंट को इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। वास्तव में अगर हम मेहनत करते हैं, इस पर फोकस करते हैं, तो जरूर एलिमिनेट कर पाएंगे। फ्रेंड्स, क्या कहते हो आप? जरूर से बताइए, आई विल रीड दैट। थैंक यू वेरी मच।